सुबह हुई तो रोटी पानी करके संतोष भैंस चराने चला गया और मकई देवी पिंकी को लेकर उसके गांव जखोरा चली आईं। आ गई बेशर्म, 3 दिन कहाँ मुंह काला कराया, जवानी की गर्मी उतरी कि नहीं। पढ़ाई तो एक बहाना है, हरामजादी जवान हो गई है। और तरह तरह की गालियों से उसकी सौतेली माँ ने उसका स्वागत किया। बहन जी, ये बेचारी तो अपनी जान देती थी, वो तो मेरा बेटा मौके से पहुंच गया। रात हो गई तो मैंने इसे अपने घर रोक लिया। ये पढ़ना चाहती है, इसे पढ़ने दो। हे भगवान, कुजात के यहाँ रुकी थी, कह के उमा देवी उसे मारने के लिए दौड़ी तो मकई देवी बीच में आ गईं। शोर शराबा सुनकर सारा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। शर्म करो बहन, आप एक मासूम पर लांछन लगा रही हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जरूर तुमने और तुम्हारे बेटे ने इसे फुसलाया है। मुझे तो लगता है तुम इससे धंधा करवाती हो, उमा देवी कहती गई। बस, अब कुछ और बोला तो मकई देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तो क्या करेगी लंगड़ी, खुद तो खड़ी हो नहीं पाती है और मुझसे आई है मुकाबला करने। ऐ पिंकी, चल घर में, तेरी सारी गर्मी छुड़ाती हूँ, उमा ने पिंकी को देखते हुए कहा। इसी दौरान पिंकी का सौतेला बाप दयाराम आ जाता है। ऐ, क्या बवाल मचा रखा है, भीड़ क्यों लगा रखी है। अरे पिंकी, तू तो मरने गई थी ना। अरे मकई, तू मुंह काला करने गई थी, मल्लाहिन के घर रही थी, उमा ने जोर देते हुए कहा। तू चुप, मैं बतिया लूंगा। हाँ तो मकई, तुम क्या कह रही थी। दयाराम, बिटिया पढ़ना चाहती है, इसे पढ़ने दो। पैसा कहाँ से आएगा, इसकी माँ मर गई, इसका बाप मर गया, वो तो मैं हूँ जो इसको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। क्या यहाँ खजाना गड़ा है। चल कुत्ती की पिल्ली घर में। वह पिंकी का हाथ खींचता है तो मकई देवी उसका हाथ झटक देती हैं। दयाराम, तुम दोनों मेहरी जोरू ने सिद्ध कर दिया कि सौतेला सौतेला ही होता है। मैं पिंकी को अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं उसको पढ़ाऊंगी, मैं उसको परवरिश करूंगी, मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। जिसकी हिम्मत है रोक के दिखाए मुझे, मकई देवी ने गरजते हुए कहा। दोपहर बेला को दोनों घर वापस आए तो संतोष नून मर्चा के साथ रोटी खा रहा था। माँ, तुम तो पिंकी को छोड़ने गई थी, उसने पिंकी को आश्चर्य से देखते हुए कहा। बेटा, पिंकी सच कहती थी, वो लोग जानवर हैं, इसको खा जाएंगे। मैं इसे अपने साथ ले आई। अब हम ही इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ये जो करना चाहती है इसे करवाएंगे, मकई देवी ने दृढ़तापूर्वक कहा। पर माँ, हमारे पास 3 भैंसें हैं, एक भैंस बेच दो, इसका दाखिला कॉलेज में करवा दो, इसकी किताबें ला दो, अब ये हमारे साथ रहेगी, यही मेरा फैसला है। संतोष प्रतिवाद ना कर सका। उस शाम संतोष नाव को सीधा करके नदी तट पर रखाया। शाम की गुलाबी रोशनी में संध्या ने अपनी लगभग सूख चुकी किताबों को देखा। उनके अक्षर अब भी पठनीय थे। पिंकी कॉलेज जाने लगी, उसकी आंखों की चमक लौट आई। खाली समय में वह मकई देवी और संतोष के कामों में मदद करती। सभी लोग खुश थे। 6 महीना बीत चुका था। एक शाम अचानक दयाराम दरोगा के साथ उसके घर पे आ खड़ा हुआ। साहब, यही औरत है, इसी ने मेरी बिटिया को बंधक बना रखा है, दयाराम ने मकई देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। साहब, ये झूठ बोलता है, एक नंबर का नशाबाज है। ये और इसकी बीबी पिंकी पर अत्याचार करते थे। मुझसे उसकी दशा देखी नहीं गई, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई, मकई देवी ने दलील देते हुए कहा। जिस समय दरोगा आया, पिंकी सफाई कर रही थी और संतोष रोटियां खा रहा था। शोर सुनकर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। साहब, यही है मेरी बिटिया, दयाराम ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा।
ऐ लड़की, तू यहाँ क्या करती है? तेरा बाप कहता है कि यह औरत तुझे जबरी लाई है, क्या यह सच है? पिंकी कुछ ना बोली। साहब, दयाराम झूठ बोलता है, ये लड़की तो मेरी बहू है, मकई देवी ने हकलाते हुए कहा। तुम्हारी बहू है तो मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? पैर में बिछिया या पायल क्यों नहीं है? ये तुम्हारी बहू है या विधवा है? दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, मकई देवी ने पिंकी और संतोष की तरफ देखते हुए कहा। अभी यह तुम्हारी बहू नहीं है, इसे अपने बाप के साथ जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानी तो मुझे पुलिसिया कार्रवाई करनी पड़ेगी, दरोगा ने रोब दिखाते हुए कहा। ज्योति को जीप में लेकर दयाराम और दरोगा वहां से चले जाते हैं। मकई देवी और संतोष निराशापूर्वक फिर से अपने जीवन में लिप्त हो जाते हैं।